Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about how we can win our long case in OBS and Gynae discipline, and I will share some tips and tricks to make your this journey easy. And I am Dr. Majbin from At Home Learning. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आज की थीम अगेन बता भी चुकी हूँ के लॉन्ग केस के कंपोनेंट्स को देखेंगे, एग्जामिनेशन के कंपोनेंट्स को देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन कंपोनेंट्स को देखेंगे, समरी कंपोनेंट्स को देखेंगे, समरी कैसे बनाते हैं, एंड मैनेजमेंट के पॉइंट्स क्या होते हैं, टाइमर कैसे चलता है एग्ज़ाम में, एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स एट द एंड. सो बेसिक ये ओवरव्यू है कि बेसिकली लॉन्ग केस है क्या. ठीक है. और लॉन्ग केस में अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो कुछ बेसिक चीज़ें भी हम ले लेंगे. ठीक है. तो लॉन्ग केस के कंपोनेंट्स में बेसिकली आपने एक तो पहले हिस्ट्री लेनी होती है. ठीक है. फिर हिस्ट्री लेने के बाद आपने एग्जामिनेशन करना होता है, इन्वेस्टिगेशन पूछनी होती है एग्जामिनर से, फिर अपना केस समराइज करना होता है, और रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपने मैनेजमेंट करनी होती है. ठीक है. इसको आगे भी एलेबोरेट करती हूँ. तो ओब्स केस में क्या होता है. ओब्स के केस में हिस्ट्री के कंपोनेंट्स में सबसे पहले बायोडाटा. फिर बायोडाटा पूछने के बाद आपने पेशेंट से प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछनी होती है, या चीफ कंप्लेंट आप इसको बोल लो. फिर उसी को एलेबोरेट करना होता है. इसको कहते हैं HOPI या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस. मीन्स पेशेंट जिस भी कंप्लेंट के साथ आई है, उसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, उसके काज, उसके डिफरेंशियल्स, क्या पेशेंट वर्क अप करवा चुकी है, हॉस्टल में क्या हुआ है, और पेशेंट की विशेज़ क्या हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू चीफ कंप्लेंट. अगर पेशेंट किसी नॉन केस के साथ आई है, मतलब डायग्नोज केस है डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, मान लीजिए डायबिटीज़ का, या कार्डियक पेशेंट है, तो उसकी भी कुछ डिटेल्स जो होती हैं वो HOPI में ऐड करनी होती हैं. उसके बाद ओब्स केस में आपने ओब्स की हिस्ट्री पूछनी होती है, गायनी की उसके बाद आती है, फिर मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री एंड सिस्टमिक हिस्ट्रीज होती हैं, देन फैमिली हिस्ट्री. ठीक. अच्छा, गायनी के केस में मोर और लेस यही जो है होता है जैसे हमने ओब्स में किया है. बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है कि जब हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस गायनी के पेशेंट में पूछते हैं तो हम उसके बाद गायनी की हिस्ट्री पूछते हैं, ना कि ओब्स की. ठीक है. तो HOPI के बाद आपने गायनी के पेशेंट में गायनी की हिस्ट्री पूछनी होती है. आधी तो आप वैसे ही HOPI में एड्रेस कर चुकी होती हैं, क्योंकि वो रेलेवेंट होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ, लाइक मेंस्ट्रुएशन डिटेल्स और या कॉन्ट्रसेप्शन डिटेल्स अगर रेलेवेंट हैं एज पर यूर चीफ कंप्लेंट. और जो बच जाती हैं फिर वो गायनी की हिस्ट्री में आ जाती हैं. ठीक है. उसके बाद फिर हम गायनी की हिस्ट्री में ओब्स की हिस्ट्री पूछते हैं, मेडिकल, सर्जिकल एंड सिस्टमिक हिस्ट्री साथ आ जाती हैं. देन फैमिली हिस्ट्री. गायनी में ये जो थी मेलिग्नेंसीज थी, जबकि हमने ओब्स में देखा था वहाँ ट्विन प्रेगनेंसीज स्पेसिफिकली पूछनी होती है. थोड़ा सा डिफरेंस है कि गायनी के केस में आपने पेशेंट से पूछना होता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोई कोलोन कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर्स, या यूट्राइन कैंसर्स, या ब्रेस्ट कैंसर्स है या नहीं स्पेसिफिकली. और ओब्स के केस में आपने पूछना होता है कि कोई प्रीक्लम्शिया की फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, ट्विन तो नहीं होते, अपार्ट फ्रॉम दिस के डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई हेपेटाइटिस फैमिली में चल रहा है. ठीक है. उसके बाद पर्सनल सोशल हिस्ट्री आ जाती है. ये जो है आप सबको ही पता है, जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज दैम. अच्छा, फिर ओब्स एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन आप करते हो. ठीक है. यू कैन फॉलो निमोनिक एज वेल, जैकलेट, जॉन्डस, एनीमिया, साइनोसिस, कॉलोनिकिया, एल से लिम्फ नोड, ई से डीमा, एंड टी से थायराइड. तो इस तरह ये कंपोनेंट्स आपको याद रहते हैं. ऑब्जर्वेशन करनी होती है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, पोस्चर कैसा है, एज क्या है, लुक कैसी है, वाइटल्स क्या हैं, BMI क्या है, ओरल कैविटी, न्यूट्रिशन, एंड ये सब चीज़ें जनरल एग्जामिनेशन में आ जाती हैं. ठीक है. इसके अलावा एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन भी होता है, लाइक एनीमिया का है तो एनीमिया के टारगेट पॉइंट्स पूछने होते हैं कि पाम पे, नेल पे, अंडर सरफेस ऑफ टंग पे तो पेलर नहीं है आइज़ में. ठीक है. तो ओब्स एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन है, स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू यूर फर्स्ट डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन, कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट्स बताएंगे हम. और फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन जिसमें ब्रेस्ट, रेस्पिरेटरी, CVS आ गया.
ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आ गया। बट ओब्स के केस में वी डोंट डू पेल्विक एग्जामिनेशन, हम पीवी नहीं करते। लाइक अगर पेशेंट प्रीटर्म लेबर का है तो आप पूछ लो कि बिशप क्या था एडमिशन पे, ठीक है। या लीकिंग का पेशेंट है तो आप पूछ सकते हैं कि स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन जो वार्ड में हुआ है वो क्या था, या जो आपने पैड दिया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन इन टेकिंग यूर वाइल टेकिंग यूर हिस्ट्री, तो वो पैड देख सकते हैं। लेकिन ओब्स के पेशेंट में कभी भी आपने जो है पेल्विक एग्जामिनेशन या स्पेकुलम एग्जामिनेशन नहीं करना होता, ठीक है। इसके बाद गायनी का एग्जामिनेशन मोर और लेस ऐसे ही है कि जनरल एग्जामिनेशन, उसमें जैकलेट निमोनिक यू कैन फॉलो, ठीक है। जे से जॉन्डस, ए से एनीमिया, सी से साइनोसिस, के से क्वालिनिकिया, एल से लिम्फ नोड, ई से डीमा एंड टी से थायराइड। ये पॉइंट्स हो गए। ऑब्जर्वेशन पे आप पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोस्चर कैसे है, तकलीफ में है, लेटी हुई है, बैठी हुई है, कोई आई लाइन पास है या नहीं, लुक कैसी है ओवरऑल, कोई डिस्टेंडेड मैस एब्डोमेन नज़र तो नहीं आ रहा, थायराइड तो नज़र नहीं आ रहा। एक लुक होती है ना, देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को आप क्लिनिकली सेस कर लेते हो कि ये क्या केस हो सकता है। ठीक हो गया। लाइक मेलिग्नेंट पेशेंट जो होते हैं, मेलिग्नेंसी के जो पेशेंट होते हैं, उनकी एक टिपिकल लुक होती है कैक्सिक, वो आपको समझ आ जाती है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स भी आपने नोट करने होते हैं। अगेन वाइटल्स, बीएमआई एंड ओरल कैविटी देख ली। फिर इसके बाद जो आपका अपना केस है, लाइक अगर आपका मेलिग्नेंसी का केस है तो फिर आपने पर्टिकुलर अटेंशन देनी होती है कि कोई लिम्फ नोड्स पैल्पेबल तो नहीं है, मैस एब्डोमेन या ब्रेस्ट में कोई लम्प तो नहीं है। तो जनरल एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन वो मैंने लिखा नहीं है, एज पर केस ही हो जाएगा, जो इंशाल्लाह इन आवर वाइवा क्लासेस वी विल डिस्कस कि हर कंप्लेंट का या हर डायग्नोसिस का जो स्पेसिफिक अपना एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा, ठीक है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हमने ब्रेस्ट देखनी होती है, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, पेल्विक एग्जामिनेशन करना है। पेल्विक एग्जामिनेशन में लोकल sterile speculum examination, bimanual examination, and in some cases if needed rectal examination, like cervix की malignancy सस्पेक्ट कर रहे हो, ओवेरियन कर रहे हो, या पेशेंट अनमैरिड है और प्राइमरी मेनोरिया का केस है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना होता है गायनिक एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन करने के बाद आपने हमेशा कुछ मिनट्स जो हैं वो सेव करने होते हैं, क्योंकि आपका डायग्नोसिस तो एग्जामिनेशन के बाद बनता है मोस्टली गायनी के पेशेंट में। तो फिर आप अकॉर्डिंग टू योर एच ओ पी आई अगेन पेशेंट के पास आएँ और अपना जो डायग्नोसिस है उसको असेस करें और डिस्कस करें मैनेजमेंट ऑप्शंस, ठीक है। ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे यहाँ हट के कि गायनिक एग्जामिनेशन में ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ओब्स, ठीक है। हम आगे इनको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन बेसिकली बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, स्पेसिफिक टू फर्स्ट डायग्नोसिस होती है, ठीक है। और फिर कुछ एनेस्थीसिया रिलेटेड होती है। अगर मैं ओब्स का कहती हूँ ये, तो इसमें स्पेसिफिक टू फर्स्ट डायग्नोसिस में इसको अगेन हम डिवाइड कर देते हैं, कुछ मैटरनल होती हैं और कुछ फीटल हो जाती हैं, ठीक है। मैटरनल में अगेन हम डिवाइड कर देते हैं, कुछ जो होती हैं वो ब्लड होती हैं, टेस्ट होते हैं, कुछ जो है अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, या उनको आप रेडियोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। बच्चे के लिए अब सी टी जी, एफ के सी सी या डोपलर ग्रोथ स्कैन्स एज पर केस हम मांगते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन को हम बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टू फर्स्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं, अगेन उसको भी डिवाइड किया जा सकता है फीटल मैटरनल में, और फीटल और मैटरनल को अगेन ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड में डिवाइड कर सकते हैं। और एनेस्थीसिया के लिए हम यूजुअली गायनी में एक्सरे करवाते हैं आफ्टर 40 ईयर एंड ईसीजी कराते हैं आफ्टर 50 ईयर। बेसिक इन्वेस्टिगेशन गायनी का केस है या ओप्स का केस है, 5 ही होती हैं: ब्लड ग्रुप, कंप्लीट ब्लड काउंट, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, वायरल मार्कर्स में एंटी एच सी वी एंड हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, या कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। और अगर देखा जाए तो कुछ इन्वेस्टिगेशन बेसिक फॉर गायनी भी होती हैं, लाइक 90% पेशेंट में पैप्समेयर एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। एच वी एस मोस्टली पेशेंट जो हैं वो या तो कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनको डिस्चार्ज है, या ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको नज़र आ जाता है डिस्चार्ज, या फिर बायोप्सी। तो ये तीन इन्वेस्टिगेशन भी 90% आप याद रखें कि आपने मांगनी होती है। 90% केसेस में इनकी ज़रूरत पड़ती है, 10% में नहीं भी पड़ती, क्योंकि अगर पेशेंट पैप्समेयर करवा के आया है तो आप जस्ट फॉर डेमो पर्पस तो नहीं करते ना, ठीक है। आप फिर एक अलग से कंसेंट लेते हो कि मेरे पेशेंट का तो पैप्समेयर अल्दो एक दिन पहले हुआ है, बट इफ़ यू वांट मी हाउ टू डिमॉन्स्ट्रेट इट देन आई विल गो फॉर इट, ठीक है। अगर एच वी एस पेशेंट का हुआ हुआ है, या आपने डिस्चार्ज देखा, या पेशेंट ने बता दिया कि टेस्ट हुआ था, तो आप एच वी एस ही मांगेंगे। अब नॉर्मल टेम्पलेटिंग का तो हर पेशेंट होता है, 90% केसेस। बायोप्सी पेशेंट की हुई होती हैं तो वो भी मांगनी होती है। तो मैंने ये तीन इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो उनको
गायनी की बेसिक इन्वेस्टिगेशन का है, इनको आपने नहीं भूलना। ठीक है, 100% इसलिए नहीं कहा कि कुछ केसेस में नहीं मांगनी होती, हर पेशेंट तो फिर ब्लीडिंग के साथ नहीं आता ना, और हर पेशेंट डिस्चार्ज के साथ भी नहीं आता। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। समरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? समरी के कंपोनेंट्स विद लॉन्ग केसेस इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कि हमने कैसे उनको अरेंज करना है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो बायोडाटा से हमें हेल्प करेंगे, कौन से हैं जो कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन से और HOPI से आएंगे, और कुछ हम एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन से ऐड करेंगे। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट इंशाल्लाह वी विल डील इट क्योंकि जो लॉन्ग केस है वो बेसिकली प्रैक्टिस के बगैर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स का ओवरव्यू दे देते हैं आपको। मैनेजमेंट में जो है तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जो होता है अपने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन लिस्ट होती है, वर्कअप होता है, वो कंप्लीट करना होता है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे जो आपका डायग्नोसिस है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे फिर आपने एम ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन करना है। फिर आपका जो प्लान है या आपके जो पॉइंट्स हैं टू अचीव दैट एम, वो आपने बताने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक मल्टी सिविल टीम की भी ज़रूरत पड़ सकती है, 99% केसेस में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेशेंट की प्रेजेंटेशन जो होती है वो मल्टीपल इश्यूज़ के साथ होती है। ठीक है, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो फिर आपको फिजिशियन की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, अगर सर्जरी करनी है तो एनेस्थेटिस्ट की, ओब्स का केस है तो पीडियाट्रिशियन की भी। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट की भी फर्स्ट सर्टन स्कैन्स, और सिमिलरली गायनी के केस में भी अगर मेलिग्नेंसी का पेशेंट है तो ट्यूमर बोर्ड के जो जितने भी पर्सन हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपने देखना है कि पेशेंट एडमिट है या एडमिट नहीं है, और अगर एडमिट है तो क्या वाकई एडमिशन की ज़रूरत थी, और अगर नहीं एडमिट तो वाई यू वांट टू एडमिट। ठीक है, देन यू विल डू काउंसलिंग। फिफ्थ कंपोनेंट में फिर आपने ट्रीट करना है जो पेशेंट का इमीडिएट रिस्क है। ठीक है, जो भी कंप्लेन है, मीन्स अगर पेन के साथ आई है, हैवी ब्लीडिंग के साथ आई है, तो आपने पेन को कम करना है। UTI के साथ आई है, चाहे जो भी डायग्नोसिस था, बट UTI ट्रीट करना है पहले। ठीक है, या इस वक्त भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, देन यू वी विल मूव फॉरवर्ड। जिसमें आपने फिर जो फर्स्ट डायग्नोसिस था, जिसको हम प्रोविजनल डायग्नोसिस भी कहते हैं या वर्किंग डायग्नोसिस भी कहते हैं, फिर उसकी वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट को देनी है एंड बेस्ट वन ऑफर करनी है, और उसको पेशेंट के मुताबिक टेलर करना है, उसके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस के मुताबिक और उसकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि पेशेंट की विशेष पे ही सब चलते रहें ब्लाइंडली। आपने साइंटिफिक फैक्ट्स को भी देखना है कि पेशेंट जो चाहती है और जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं एज़ पर हर डिजीज़, फिर उनको आपने नेगोशिएट करना होता है। ये एक आर्ट है इंशाल्लाह। इन कमिंग वाइवा क्लासेस वी विल लर्न हाउ वी विल वर्क ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक है, फिर आपने डिस्चार्ज करना है, फॉलो अप एडवाइसेस देनी है। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि प्रोलैप्स था, वाइल्ड प्रोलैप्स की रिकरेंस एज ए रिकरेंस हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है। डायबिटीज़ है, BMI बहुत ज़्यादा है, BP अभी कंट्रोल नहीं है, तो कैसे इसको प्रिवेंट करना है कि क्राइसिस में ना एंड हो, या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सब चीज़ें 6 पॉइंट के अंदर आ जाएंगी। 7 पॉइंट जो स्मार्ट कैंडिडेट्स हैं, दे शुड नो अबाउट देयर केस RCOG रिकमेंडेशन एंड रीसेंट एडवांसेस। ठीक है, इसके बाद यूएल एग्ज़ाम जो होता है वो उसको हम डिवाइड करें, फर्स्ट हाफ में 30 मिनट होता है, सेकंड हाफ अगेन 30 मिनट होता है, दरम्यान में एक बेल बजती है। बेल वैसे भी कुछ और पॉइंट्स भी रिंग करेगी, वो आगे हम बताते हैं। तो फर्स्ट हाफ में 11 पॉइंट्स, 11 मिनट्स होते हैं, जिसमें आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी होती है। जो फर्दर 11 पॉइंट्स होते हैं उसमें आपने पेशेंट्स को एग्जामिन करना होता है। फिर अगले 4 पॉइंट्स, 4 मिनट्स जो होते हैं उसमें आपने अपने आप को कंपोज करना है, समरी बनानी है, और अगले 4 पॉइंट्स में आपने इन्वेस्टिगेशन मांग लेनी है, और इस तरह आपके 30 मिनट कंप्लीट हो गए। अब फर्स्ट बेल बजती है। फर्स्ट बेल बजने के बाद 8 मिनट के अंदर अंदर आपने पेशेंट का जो आपने हिस्ट्री ली है वो सुनानी है, एग्जामिनेशन सुनाना है। ठीक है, फिर एक और बेल बजेगी, दूसरी बेल, फिर अगली 11 मिनट्स एक फर्स्ट एग्जामिनर के पास है, फिर उसके बाद एक और बेल बजेगी और वो लास्ट बेल होगी, और फिर फर्दर या लास्ट 11 मिनट्स में सेकंड एग्जामिनर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये एक जर्नल सा ओवरव्यू है, मज़ीद इसको एलेबोरेट करते हैं इस टाइमर को। तो ओब्स के केस में
आपने यूजली 11 मिनट रखने हैं, जिसमें आपने हिस्ट्री पेशेंट से ले लेनी है और बोल्ड कर लेनी है सारे रिस्क फैक्टर्स को। ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये जो है ना, कहते हैं ना, ये कॉइन्स हैं। यही बेसिकली एक, कहते हैं ना, एक अर्क है पूरे केस का। क्योंकि जितने मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आपने असेस कर लिए, बेसिकली आपने उन्हीं के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन मांगनी है और उन्हीं को मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा, अगले 11 मिनट में आपने एग्जामिनेशन करना है। ओब्स के पेशेंट में हिस्ट्री थोड़ी लंबी होती है, एग्जामिनेशन थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू गाइनी। ठीक है। अच्छा, इस तरह ये 22 मिनट्स हो गए। बाकी 8 मिनट्स में, 4 मिनट में आप अपने आप को कंपोज करें, हिस्ट्री को कंपोज करें, समरी लिख लें। आई विल सजेस्ट कि लिख लें। ठीक है। और फिर अगले 4 मिनट में आप इन्वेस्टिगेशन मांग लें। ठीक है, ये ओब्स के केस का एक प्रपोजल है। अच्छा, फिर गायनी के केस में क्या करना है? गायनी के केस में बेसिकली हम हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे दो हाफ में। एक हाफ एग्जामिनेशन से पहले का है और दूसरा हाफ एग्जामिनेशन के बाद का है। पहले हाफ में आपने हिस्ट्री ले ली, बोल्ड कर लिया रिस्क फैक्टर्स, और ये जो 4 मिनट हमने अलग से लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एग्जामिनेशन जो है वो कर लेना है। क्योंकि पेशेंट समटाइम मैथ्स नहीं बताएगी, मैथ्स आपको एग्जामिनेशन पे पता चलेगा। और पेशेंट तो मैथ्स बताएगी ना, बट ये यूट्राइन है या ओवेरियन है वो भी एग्जामिनेशन पे पता चलता है। तो जो बेसिकली डायग्नोसिस है वो एग्जामिनेशन के बाद क्लियर होता है। तो फिर एज़ पर यूर डायग्नोसिस आपको सर्टन पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के जो दोबारा पूछने होते हैं फॉर अबाउट डायग्नोसिस, उसके रिस्क फैक्टर्स, और फिर उसी के मुताबिक जो पेशेंट से डिस्कस करनी होती है मैनेजमेंट ऑप्शन। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये 11 के 11 मिनट शुरू में ही पेशेंट से ले लोगे, और अगर आपने एग्जामिनेशन कर लिया, एग्जामिनेशन लंबा हो गया, तो फिर आपकी हिस्ट्री जो है वो तो कंप्लीट नहीं है। ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि गायनी के पेशेंट में हिस्ट्री जो है वो HOPI थोड़ी जल्दी लेनी है, एग्जामिनेशन पहले करना है, और जो बाकी जो 4 मिनट बच गए हैं वो फिर एग्जामिनेशन करने के बाद उनको यूज़ कर लें। ठीक है। एग्जैम ये 30 मिनट्स आपकी अपनी है। नो बडी इज़ गोइंग टू जज यू कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है। until unless you are defending yourself, you are taking your case smoothly, nobody is going to object at this. ये आपके 30 मिनट्स हैं, यूज़ दैम स्मार्टली। चलें, अगले 12 मिनट हैं। यूजली सम टाइम 12 मिनट नहीं लगते, ये 15 भी हो जाते हैं। एग्जामिनेशन गायनी का तो थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि आपने मैथ्स है या कुछ और फीचर्स हैं या पेशेंट की पोजीशन बनानी है वो लैब्स के लिए, तो इट टेक्स एक्स्ट्रा टाइम एज़ कम्पेयर टू ओब्स केस। ठीक है। आगे 7 मिनट में, 3 मिनट में समरी बना लें और 4 मिनट में इन्वेस्टिगेशन पूछ लें। तो ये 30 मिनट्स हो गए हमारे फर्स्ट हाफ गायनी के केस के। अब बेल बज गई है। ठीक है। तो फर्दर डिटेल्स मैं आपको भी बताती हूँ। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1 आवर की है। 30 मिनट में आपने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पूछ लें। हाउ यू कैन यूज़ दिस 30 मिनट्स बेस्ट, वो हम बात कर चुके हैं। 12 मिनट्स में हिस्ट्री, इतने ही मिनट्स में एग्जामिनेशन, बाकी 2 to 4 मिनट्स में कंपोज कर लें हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन पूछ लें। ठीक है। टोटल 30 मिनट हो चुके हैं पूरे। अब जो है बेल बज चुकी है एंड यू हैव टू मूव। अगले 8 मिनट में आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन पेशेंट को सुनाना है, एग्जामिनर को। ठीक है। और इतना लंबा कहानी ना सुनाएं कि 8 मिनट में अभी तक आप मेडिकल या HOPI पे हो और अभी तक आपका एग्जामिनेशन रहता है। ठीक है। तो आपने, पेशेंट ने जितनी मर्जी हिस्ट्री आपको बताई है, बट हाउ टू नरेट इट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, तो उसको आपने सेंसिबली बताना होता है कि जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं, यू कैन ऐड फ्यू पॉइंट्स, यू कैन स्किप फ्यू इरेलीवेंट थिंग्स। ठीक है। और टारगेटेड हिस्ट्री बनानी होती है। इसके लिए के लिए हमने कुछ टैम्पलेट्स, न्यूमोनिक्स और शॉर्ट कीज़ जो हैं बनाई हुई हैं, एंड इट विल हेल्प यू पीपल, एंड यू कैन मेक योर ओन एज वेल। यू कैन यूज़ माइन, यू कैन यूज़ योर ओन, बट आपके सेंटेंसेस बने हुए हैं, आपने प्रैक्टिस काफ़ी की हुई है, तो यू कैन ईज़िली, ये जो 8 मिनट हैं, यू कैन ईज़िली मेक योर लाइफ ईजी। ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम पेशेंट ने तो बहुत कुछ बता दिया है। अगर आप उसको एज ही पेशेंट को, एग्जामिनर को बता दोगे, तो फिर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही स्मार्टनेस शो करनी है इधर। ठीक है। और यही जो है, इसकी हम प्रैक्टिस एंड ड्रिल करेंगे इंशाल्लाह अपने वाइवा के कमिंग सेशन में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपने 30 मिनट्स, देखिए ना, 30 मिनट शुरू वाले आपके अपने थे, 8 मिनट आपने एग्जामिनेशन और हिस्ट्री सुनाने के लिए लिए, तो 8 मिनट आपके पास हैं बेसिकली। यू कैन विन योर केस इजीली।
और एग्जामिनर के पास तो 22 मिनट्स हैं, 11 मिनट पहले एग्जामिनर के पास हैं, 11 मिनट अगले एग्जामिनर के पास हैं। ठीक है, तो स्मार्ट कैंडिडेट कैन लीड हिज केस बाय हिज वे while avoiding irrelevant question in history, avoiding making irrelevant DDs by asking practical and relevant investigation, and by being ethical and polite towards his patient. मेरा मेरी ओपिनियन है कि मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है एंड आई एम होपफुल ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी मददगार रहेगा। ठीक है, तो पहले एग्जामिनर ने बेसिकली क्या पूछना होता है? अ, पहला एग्जामिनर वो पूछता है आपसे हिस्ट्री, कि आपने ये हिस्ट्री का पॉइंट पूछा तो क्यों पूछा। ठीक है, पेशेंट ने तो बहुत सारी बातें बता दी, बट ये जो 8 मिनट सुनाने वाले थे, अगर आपने उसमें वही बातें ऐड कर दी फजूल सी और उनको कोरिलेट नहीं कर पा रहे आप, ठीक है, तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो टिप, इफ़ यू डोंट नो अबाउट रीज़न देन बेटर टू स्किप और रिप्लेस इट। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई तो आप इसको स्मार्टली स्किप भी कर सकते हो। पॉसिबल वाइवा क्वेश्चंस जो होते हैं फर्स्ट एग्जामिनर के, वो आपसे हिस्ट्री के होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की इंडिकेशन की होती है, कॉस्ट की क्या होती है, आपके वार्ड में रूटीन क्या है, वाकई ये पेशेंट से रेलिवेंट है जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, और जस्टिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, समरी कर अपना केस समराइज कर दें, दैट्स ऑल। ये थे चीज़ें आपके फर्स्ट एग्जामिनर की। ठीक है, प्रोविजनल डायग्नोसिस तक आप पहुंच गए हो, आपने बता दिया कि पेशेंट को एनीमिया है या फाइब्राइड है या जो है प्रोलैप्स है, और उसकी ये हिस्ट्री थी और ये इसमें ये चीज़ें रेलेवेंट हैं और ये इन्वेस्टिगेशन है, ये रेलेवेंट ऐसे है, तो यू आर सेफ। ठीक है, अच्छा अगला एग्जामिनर अब क्या करेगा? अब आप डिफरेंशियल्स भी अपने जस्टिफाई कर चुके हो, अपना प्रोविजन बता चुके हो, हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को क्लियर कर चुके हो, तो सेकंड एग्जामिनर इज़ गोइंग टू आस्क अबाउट पॉसिबल क्वेश्चंस अबाउट मैनेजमेंट, और ये भी 11 मिनट का होता है, इसमें इससे पहले बेल बज चुकी होती है। तो ये बहुत, ये कहते हैं ना, यहाँ वही स्टूडेंट्स पहुँचते हैं जो कि हिस्ट्री में एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, समरी, रिस्क फैक्टर एनालिसिस और जस्टिफिकेशन में कामयाब हो चुके होते हैं। अब उनकी मैनेजमेंट टाइम बहुत स्मूथ है। ठीक है, एग्जामिनर यूजुअली यहाँ आपको तंग नहीं करते अगर आपने पिछले सारी फेजेस को जो है वो अच्छे से बता दिया। अगर आपने सारी पिछले बातें सही से नहीं की तो ये मैनेजमेंट का कंपोनेंट भी आपका जो है ना, कुछ खातिर खा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बस ये फिर एग्जामिनर टाइम पास करते हैं, इरेलेवेंट और माइनर डिटेल्स और बस ऐसे ही। ठीक है, तो मैनेजमेंट अगर आपकी यहाँ तक पहुँच जाते हो ना, तो यू आर गुड कैंडिडेट। ठीक है, तो एग्जामिनर यूजली आपसे यही पूछता है कि ऑनवर्ड्स नाउ मैनेज योर पेशेंट, आंसर केस रिलेटेड differential scenarios and manage them with sound reasoning. Let's pause by this section, why you are going to normal delivery, why you are going to do hysterectomy in Mirena, and why you are going to do bilateral salpingo-oophorectomy. ठीक है, इस पर आपके रीजंस होनी चाहिए एज पर यूर केस, एज यूर पेशेंट ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद रिसेंट एडवांसेस पे तो पहुंच गए तो क्या ही बात है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट और रिसेंट एडवांसेस तक आ गए हो तो आप यू आर लकी पर्सन। ठीक है, टिप्स ये हैं कि मेरे लिए कि आप ये कि बिलीव इन योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ दैट इट इज़ योर राइट टू पास। ठीक है, अब हम लोग पास हुए हैं, अलाउंग विद मी अबाउट 200+ स्टूडेंट्स जो आप जैसे थे वो पास हो चुके हैं बाय फॉलोइंग दीज रूल्स एंड जो विद गुड प्रैक्टिस और स्मार्टनेस के साथ, तो आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये नामुमकिन है, इट इज़ डूएबल थिंग, यू कैन आल्सो डू इट, एंड व्हेन समवन कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट, क्योंकि सभी इंसान हैं तो आप भी इंसान हो। वही आपके पास जो है नंबर ऑफ़ आवर्स हैं 24 आवर, वही 7 डेज़ हैं वीक में, और जो है इफ़ यू आर हेयर तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इंटेलिजेंट भी हो, तो इट्स योर राइट टू पास। ठीक है, certain tips, know the diagnosis at the start, ask the patient that reason for admission and she will reply with the diagnosis। आप पेशेंट से पूछ लें आप क्यों आई हैं, कुछ पेशेंट तो कह देती है मैं ब्रीच हूँ, मैं फाइब्राइड हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को घबराएं मत, ये अच्छी बात है, बट इग्नोर कर दें। ठीक है, ठीक है, नॉलेज प्लेस 60% रोल, 20% लक होती है और 20% एग्ज़ाम टेक्निक है। तो अगर नॉलेज अच्छा है, एग्ज़ाम टेक्निक आती है, 80% आपने गेन कर लिया ना, तो 60% चाहिए था पास होने के लिए, आप तो फिर भी अबव एवरेज हो।
तो ये कोई लक बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। 80% चीज़ें आपके हाथ में हैं, 38 मिनट्स आपके हाथ में है, और यही 38 मिनट आपके अगले 22 मिनट्स को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। कीप योर वाइवा सिंपल, गिव द सिंपलेस्ट पॉसिबल आंसर टू एवरी क्वेश्चन, ओनली आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड। अपना नॉलेज कभी वॉलंटियर मत करें, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, डोंट वॉलंटियर दैम। बी सिंपल, बी स्पेसिफिक, जो पूछा है उसी का आंसर। और अगर कोई बात नहीं भी आती तो उसको छोड़ दें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बात पे हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अल्ट्रासाउंड गाइडेड या एमआरआई गाइडेड माइक्रोलाइसिस, एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछा कि रीजन एडवांसेस बताएं और आपने डाल दिया उसको मैनेजमेंट में, तो फिर आपको तो उसकी कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करना है, क्या इंडिकेशन का क्या अंडर इंडिकेशन, आप तो फंस जाओगे ना। तो इस किस्म की रेयर चीज़ें नहीं बोलनी, कॉमन चीज़ें पहले बोलनी है, ठीक है। नेवर थिंक दैट देर इज़ अ हिडन ट्रिक इन क्वेश्चन, टेक द क्वेश्चन एज इट इज़ सेड। Generally, Viva finishes on day-to-day management and time is not left for research advances, new developments and researches unless you are yourself invite the trouble, ठीक है। तो आपने अपने लिए ट्रबल इनवाइट नहीं करनी। Vivas are not made difficult by examiner, but the candidates do not volunteer your knowledge. Prepare your practice bags today with all tools which you are going to use at your exam day, ठीक है। अपने जो आपका बैग होता है ना, उस नया बैग और नई चीज़ें एग्ज़ाम डे पे यूज़ नहीं करनी, ठीक है। मीन्स अगर अपने पैप्स में अगर कभी जो है हर दफ़ा आयर स्पेशलिस्ट से लिया है, उस दिन आप उसके लिए जो है लिक्विड बेस ले जाते हो, तो वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। कभी आपने ईडीडी कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, एग्जाम वाले दिन वो लेके बैठ जाओ, नहीं हैंडल कर पाओगे। बीएमआई चार्ट कभी नहीं यूज़ किया, एग्जाम वाले दिन भी नहीं यूज़ कर सकते आप। आपको फिटल हार्ट रेट स्टैट्स पे सुनते हैं, तो उस दिन पेनार्ट से नहीं सुन सकोगे, ठीक है। तो बैग में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन कौन सा टूल पड़ा हुआ है, कौन सी पॉकेट में आपको थर्मोमीटर मिलेगा, कहाँ से आपको मेजरिंग टेप मिलेगी। तो इन चीज़ों के साथ आपने अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी है, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन ये जो चीज़ें हैं वो स्मूथ पैटर्न पे चलें। इट विल बी योर सेकंड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो आज से ऑनवर्ड हर दिन एग्ज़ाम डे है। जो एग्ज़ाम में करना है आइडियल वे में, तो अभी से आइडियल वे में करोगे तो एग्ज़ाम में स्ट्रेस की सिचुएशन में वही चीज़ें रिप्रोड्यूस कर पाओगे। इफ़ यू आर नॉट नाइस टुडे विद योर पेशेंट, यू आर नॉट गोइंग टू बी नाइस एट दैट डे। यहाँ भी बदतमीज़ी करोगे तो वहाँ भी बदतमीज़ी करोगे। यहाँ भी लाइट जलाते नहीं हो या बुझाते नहीं हो लैंप को, तो वहाँ भी नहीं करोगे। यहाँ भी खुद से ट्राउज़र पेशेंट को नहीं पहनाया, तो वहाँ उस दिन भी नहीं पहनाओगे और उसको नेकेड छोड़ाओगे, ठीक है। फिर मसले हो जाएंगे। यहाँ भी अगर उसको पेन की उसका ख्याल नहीं रखते, उसके साथ काइंड नहीं होते, कंफर्टेबल वर्ड्स नहीं बोलते, तो वहाँ भी नहीं बोलोगे। तो आज या ऑनवर्ड नो, इस चीज़ को अपनी जो है वो रिफ्लेक्सेस बना लें। मेरा जो पहला हिस्ट्री टेकिंग आर्ट पे लेक्चर हो चुका है, इट विल हेल्प यू। तो उस काइंडली पहले वो सुन लें, फिर ये सुन लें, या फिर इसके बाद वो सुन लें। तो उसमें मैंने आपको हिस्ट्री टेकिंग एग्ज़ाम में कैसे करनी है और बेसिकली हमेशा अपनी लाइफ में कैसे करनी है, वो आपने आपके लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद है कि मेक योर ओन डेडिकेटेड की बुक ओनली एट डीडी एट इम्पोर्टेंट गायनी ऑब्स प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ठीक है। अपने लिए छोटी सी डीडी बुक बना लें कि पेशेंट मैथ्स के साथ आएगा तो मैंने ये चीज़ें पूछनी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या हैवी ब्लीडिंग है तो ये चीज़ें पूछनी है, एनीमिया है तो ये चीज़ें पूछनी है। मेरे अपने निमोनिक्स भी हैं, मैनी पीपल आर यूजिंग दैम, यू कैन आल्सो यूज़ दैम, यू कैन मेक योर ओन। या जिस भी तरीके से आप इनको लेके जाना चाहते हो, तो आप डीडीज़ की जो छोटी बुक है वो बना लें, ठीक है। क्योंकि इनकमिंग डेज़ में अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते रहोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपको याद होगा कि ये प्रेजेंटेशन है और ये मैंने बातें पूछनी है, ओके। एक डेडिकेटेड की बुक एट रिजल्ट एडवांसेस एज वेल। देखिए कितने केसेस हैं, गायनी के भी 3-4 केसेस मेजर हैं। अगर मैं उन 12 को भी स्क्वीज कर दूं, तो ये कुल टोटल 6 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो इन 6 केसेस की तो एटलीस्ट रिसेंट एडवांसेस याद कर लें कि ओवेरियन मिलिगेंसीज में कौन कौन से ट्यूमर मार्कर नए आ रहे हैं, ठीक है। या फाइब्राइड में क्या चल रहा है, क्या एफडीए बैन कर रही है, जैसे यूलिप्रेसिलिसिटेट है। तो या एनीमिया में क्या रिसेंट एडवांसेस आ रही हैं, थैलेसीमिया के वर्कअप में क्या चल रहा है। तो ये 2-4 बातें आप इनके लिए भी एक छोटी सी डेडिकेटेड बुक बना लें, ठीक है। मेक यूर डेडिकेटेड बुक एट शॉर्ट कीज, लेट्स सपोज डायबिटीज़, एनीमिया, एचएमपी, मैस एब्डामन, ये मेजर केसेस हैं। सो ओके, यू कैन यूज़ दीज टेम्पलेट्स इन एनी वेयर, इन एनी केस,
विद स्लाइड मॉडिफिकेशन। मैंने मेरे यूट्यूब पे ही अवेलेबल हैं कि आईयूडी का केस है, डायबिटीज़ का केस है, पॉलीहाइड्रोमनियास का केस है या एनीमिया का केस है, तो उसकी शॉर्ट कीज कैसे हो सकती हैं, एंड रेस्ट यू कैन मेक योर सेल्फ। एंड बाकी जो केसेस हैं, बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह हम अपने कमिंग वाइवा सेशन में आपको बताते रहेंगे। विद ईच सेशन यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। Today onwards, who is preparing for long case and committed to success for this exam like a boss will do it. Make group of 2 or 3 and practice in groups. ठीक है। और ग्रुप जो वर्क होता है ना वो अच्छा होता है। समवन इज़ नोटिसिंग एट योर बॉडी लैंग्वेज, कोई टाइमर पे किसने फोकस किया हुआ है, कोई गलतियाँ आपकी निकाल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप परफेक्ट होते जाते हो। ठीक है, कोई आपको कोई अच्छी बात बता रहा है, मीन्स मैं हमेशा बीएमआई लेना भूल जाती थी, तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि ये पेपर है अज्यूम इट कि ये एक वेट मशीन है, बस इस पेपर पे तुमने पेशेंट को खड़ा करना है, क्योंकि वेट मशीन यूजली प्रैक्टिस के दौरान आप लेके नहीं जाते, हैवी होती है। तो मैं उस पेपर पे जस्ट टू मेक माई रिफ्लेक्सिस मैं पेशेंट को कहती थी कि प्लीज़ आप माइंड ना करें, खड़े हो जाएं। एग्जामिन आप पेशेंट से बता चुके होते हो कि आप एग्ज़ाम कैंडिडेट हो, ठीक है, वैसे पेशेंट भी सेस कर लेते हैं, बड़े माशाल्लाह ज़हीन होते हैं। ठीक है, इनिशियली यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट विद प्रैक्टिस यू विल लर्न। सेल्फ प्रैक्टिस इज़ ओनली की फॉर लॉन्ग सक्सेस, लॉन्ग केस सक्सेस। शुरू में तो आपको मैं कहती हूँ 1 घंटा लग जाएगा HOPI लेने में, 1 घंटा में भी आपको एग्जामिनेशन करने में लग जाए, लेकिन बिलीव मी विद प्रैक्टिस आप टाइम को स्क्वीज करते रहेंगे। ठीक है, अब फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू में आपको घंटा लग रहा है, नेक्स्ट टाइम 30 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद 15 मिनट्स, तो फिर सम टाइम तो आप इतने यूज टू और आपके रिफ्लेक्स इतने स्मूथ हो चुके होते हैं, आप 6 मिनट में कर चुके होते हो हर चीज़। ठीक है, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने कोई प्रोलैप्स के केस के लिए 100 पेशेंट देखे होंगे, चलो लकली एग्जाम में भी आ गया था। ठीक है, यू आर योर बिग जज फॉर योर सेल्फ, यू स्पोर्ट टाइमर टू टाइम योर सेल्फ। ये जो नहीं होते गेम में हिस्सा ले रहे होते हैं, उन्होंने गले में एक टाइमर लगाया हुआ होता है, मैं भी कोशिश करती थी कि वही टाइमर यूज़ करती थी, तो 0 मिनट पे करके पेशेंट से हिस्ट्री लेती थी, फिर बाद में देख लेती थी, तो मुझे नज़र आता रहता था कि नहीं 10 मिनट गुजर गए हैं। मुझे रिस्ट वाच से असेसमेंट नहीं होती थी कि कितना टाइम गुजरा, बट टाइमर बता देता है कि 9 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। ठीक है, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई थी ऐसे। इंशाल्लाह आपकी भी हो जाएगी। रिकॉर्ड यूर सेल्फ एंड लिसन। समटाइम ग्रुप नहीं भी मिलता तो आप अपने आप को सुन लें। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर करके सुने, फिर अपने आप को चेंज करें, इम्प्रूव करें और रिकॉर्ड करते रहें अनटिल अनलेस आपकी टेम्पलेट सेंटेंसेस बातें स्टाइल एक परफेक्ट वे में द वे यू वांट नहीं हो जाता। ठीक है, इट विल अनट्विस्ट योर टंग एंड यू विल स्टार्ट टू स्पीक। मेरी आई एम नॉट वेरी गुड इन स्पीकिंग, लेकिन फिर भी चल ही रही हूँ ना, बिकॉज हार्ड वर्क करूँ। ठीक है, तो जो मुझे एग्ज़ाम में 12 केसेस थे ना, उनकी टेम्पलेट्स, उनके स्टाइल, उनकी बातें वो मुझे रटी हुई थी, बस मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप मेरी तरह ही एवरेज स्टूडेंट हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोल पाते, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोल पाते, तो छोटे छोटे बोल लो। ठीक है, और मैं तो ये कहती हूँ कि पेशेंट मैनेज हो गया ना, वो हैप्पी है, वो घर चला गया। इट डजेंट मेक एनी इफेक्ट कि बहुत हाई फाई आपको कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश आती हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें बेसिक। ठीक है, हाउएवर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप बोलते अच्छा हो। ठीक है, वो तो एडिशनल पॉइंट है, लेकिन आपको तो 60% चाहिए ना पास होने के लिए, तो वो आप अपनी प्रैक्टिस से, हार्डवर्क से, स्मार्टनेस से ले सकते हो। Keep yourself organized and follow 16 golden points in history by me. Inshallah, I will tell you these golden 16 points and how you can incorporate these points at any case, literally at any case. ठीक है, कोई नया से नया केस आ जाए जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में करो, तब भी इन पॉइंट्स के थ्रू आप कर सकते हो। इफ़ ऑल दीज पॉइंट्स एंड आर नॉट आस्क्ड बाय पेशेंट, यू आर नॉट डन विद हिस्ट्री। ठीक है, तो जब तक इन 16 क्वेश्चंस आपने नहीं पूछ लिया, आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया इनको अपनी HOPI में, आपकी HOPI या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये कुछ टॉक्स की वर्कशॉप की अनाउंसमेंट है। इंशाल्लाह ताला 10 सितंबर से स्टार्ट होगी, और इसमें हम FCPS 2 के पास पेपर्स करेंगे और मेजर मॉड्यूल्स करेंगे। ठीक है, 26 मॉड्यूल्स मैंने ऐड किए हैं अपनी बुक में, इनसाइट इनटू ऑस की। उसमें जो मेजर मॉड्यूल्स हैं इनके कंपोनेंट्स मैंने डिवाइड किए हुए हैं, एंड आई विल ड्रिल इट विद यू पीपल, और इंशाल्लाह यू विल लव इट।
इसके अलावा सेशन रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, टेलीग्राम सपोर्ट अवेलेबल होगी। डिटेल्स के लिए नबीरा का नंबर मैंने दिया हुआ है, शी इज़ कोर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ मैडोमी लर्निंग एंड अबाउट फर्दर डिटेल्स। ठीक है। ये लॉन्ग केस वर्कशॉप की डिटेल्स हैं। हम 12 मेजर केसेस करेंगे अपने क्रैश कोर्स में, और 2 to 3 इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। आइडियल केस अप्रोच आपको बताई जाएगी। आपको पूल वाइवा क्वेश्चंस जो आपसे पहले 200 स्टूडेंट्स जो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर कंसल्टेंट ना, उनके अवेलेबल हैं। एंड इसके बाद जो पास केसेस जो उनके हैं, आप सुन सकते हैं कि हाउ दे हैव विन देयर केसेस। इफ़ टाइम अलाउड, मैं आपको फेल केसेस भी आई वुड लाइक टू शेयर कि आप ये गलतियाँ ना करें। इसके अलावा जो प्रीवियस सेशंस में मेरे बेस्ट केसेस हैं वो भी अवेलेबल होंगे इफ़ यू वांट टू लिसन दैम। सेशन रिकॉर्डिंग जो आपके साथ केसेस होंगे वो भी अवेलेबल होगी टिल योर लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। एंड अगेन टेलीग्राम सपोर्ट अवेलेबल है। और बिगनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, क्योंकि बिगनर्स को बहुत सारी चीज़ें आपने डिटेल में बतानी होती हैं, जो रिपीटर्स के लिए टाइम वेस्ट हो जो होता है। दे आर उनकी जो है वो टारगेट डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बिगनर्स या जिनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट वालों की डिफरेंट के ग्रुप होगा, और जिनकी रिपीट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट होगा। डिटेल्स और ड्यूरेशन ये सब चीज़ें सब लिखी हुई हैं। ऑल द बेस्ट एंड आई एम होपफुल जो ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इट विल मेक योर लाइफ इजी। इफ़ यू थिंक इट इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर वेरियस अपडेट्स। और टेलीग्राम लिंक एक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन पे, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको डेली लर्निंग कार्ड्स और कुछ ना कुछ टू बूस्ट योर नॉलेज एंड करियर आपको इंशाल्लाह मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट।